तो दोस्तों फ्रॉम सीजन 4 का एपिसोड 5 आ चुका है। इस एपिसोड में कुछ ऐसा होने वाला है जो आपको कंफ्यूज करके रख देगा। इस गांव का सबसे खौफनाक राज अब फाइनली सामने आने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए पुराने सीजन्स को भी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो बगैर वक्त जाए किए एपिसोड स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ एपिसोड में हम देखते हैं कि डोना, टबिता और एलिस पानी में पड़ी हुई उस बड़ी सी चीज को देख रहे होते हैं। डोना को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये चीज है क्या, इसीलिए वो उस चीज को बाहर निकालने के लिए कहती है, लेकिन रोजर ये काम करने से उसे मना कर देता है क्योंकि ये टाउन बहुत सारी खौफनाक चीजों से भरा हुआ है। अगर वो लोग ये चीज निकाल लेते हैं तो ये ना हो कि इनके साथ कुछ बुरा हो जाए। फिर डोना उससे कहती है कि हमें उस चीज को बाहर निकाल के देखना ही होगा, पता नहीं वो है क्या चीज। फिर डोना, एलिस और बाकी के लोग उस चीज को रस्सी से खींच के बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन हैरानगी की बात ये होती है कि ये किसी इंसान की लाश नहीं होती बल्कि बहुत सारे स्केयर क्रोज होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ईथन दुखी होके उस चिड़िया की बॉडी को दफना देता है। फिर तबिता उसे समझाती है कि मेरे बेटे तुम परेशान न हो, कि इस टाउन में ये सारी चीजें होती रहती हैं, यहाँ पर इंसान और जानवर बिल्कुल बराबर हैं। अगले सीन में हम जेड को देखते हैं जो खिड़की के बाहर मशरूम को देख रहा होता है, लेकिन तभी जेड के ऊपर अचानक कई सारे स्पाइडर्स हमला कर देते हैं और वो बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी बॉयड उसे हिलाते हुए पूछता है कि अचानक तुम्हें क्या हो गया। हैरानगी की बात ये थी कि बॉयड के चिल्लाते ही वो सारे स्पाइडर्स गायब हो जाते हैं, जिसके बाद जेड चैन की सांस लेता है और वो बॉयड से पूछता है कि मेरे साथ हो क्या रहा है, क्योंकि जेड इस टाउन में रह के थक चुका होता है। वो बॉयड से कहता है कि मैं अब और नहीं बर्दाश्त कर सकता। बॉयड उसे समझाता है कि तुम अपने दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं दो वरना तुम पागल हो जाओगे। फिर तभी जेड अचानक से बॉयड को अपने साथ जंगल में ले जाने लगता है। दूसरी तरफ क्रिस्टी और मैरियल जख्मी सोफिया का इलाज कर रही होती है। दरअसल उस स्विमिंग पूल में गिरने से सोफिया का हाथ टूट चुका था, इसीलिए क्रिस्टी सोफिया से कहती है कि तुम एक गहरी सांस लो और मैं तुम्हारा हाथ ठीक कर दूंगी। इस टाइम पे सोफिया को बहुत ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन तभी जब सोफिया का ध्यान भटकता है तो क्रिस्टी एकदम से उसका हाथ सीधा कर देती है। हाथ सीधा करने के बाद सोफिया को काफी बेहतर फील हो रहा था। इसके बाद क्रिस्टी मैरियल से कहती है कि एम्बुलेंस से मेडिसिन लेकर आओ। फिर मैरियल बाहर एम्बुलेंस से मेडिसिन लेने चली जाती है, लेकिन जब वो दवा ढूंढ रही होती है तो अचानक उसके हाथ हथकड़ियों से जकड़ जाते हैं। मैरियल ये देख के बहुत ज्यादा डर जाती है और बौखला जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि अचानक से ये क्या हो गया। अचानक से एम्बुलेंस का रेडियो प्ले हो जाता है जिसमें से हॉरर आवाजें आ रही होती हैं उन्हीं मॉन्स्टर्स की। ये सीन देख के मैरियल और भी ज्यादा डर जाती है और उसकी पूरी बॉडी कांप रही होती है। दूसरी तरफ डोना, एलिस और बाकी लोग उन स्केयर क्रोज में पत्थर भर रहे होते हैं क्योंकि वो लोग उन स्केयर क्रोज को वापस पानी में फेंकने वाले होते हैं। दरअसल स्केयर क्रोज को खेतों में लगाया जाता है ताकि कौवे उनके खेतों को खराब ना करें, लेकिन वहाँ के लोगों ने इन स्केयर क्रोज को पानी में फेंक दिया था। इसका मतलब इन स्केयर क्रोज में कुछ तो मसले वाली बात है, क्योंकि उन लोगों ने आज रात वहीं पर ही रहना था, इसीलिए वो लोग ये नहीं चाहते कि उनके साथ कोई भी मसला हो। उसी वक्त अचानक टबिता किसी गहरी सोच में खो जाती है। डोना जब टबिता की तरफ देखती है तो फौरन पहचान जाती है कि टबिता को कुछ हुआ है। वो टबिता से पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ। फिर टबिता उसे बताती है कि मैंने इन स्केयर क्रोज को पहले भी कहीं देखा है। ये स्केयर क्रोज डॉल्स बन के मेरे दिमाग में घूम रही हैं और कुछ पास की यादें हैं जो मुझे याद आ रही हैं, लेकिन वो यादें टबिता को साफ साफ कुछ समझा नहीं पा रही। डोना उसे कहती है कि तुम परेशान न हो क्योंकि जल्द ही हम इन स्केयर क्रोज को पानी में वापस फेंकने वाले हैं। दूसरी तरफ जेड जब बॉयड को जंगल में लेकर आता है तभी उसे अजीब अजीब से भ्रम होने लगते हैं। तभी जेड का सर घूमने लगता है और वो इस जंगल से पूछता है कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ, मुझे सब कुछ जानना है, मैं कौन हूँ, यहाँ पर क्यों आया हूँ, मुझे सारा कुछ जानना है, मुझे बताओ। तभी जेड को जंगल में वायलिन बजाता हुआ एक बच्चा दिखाई देता है और वो कोई और नहीं होता बल्कि जेड का बचपना होता है। फिर जेड बॉयड को बताता है कि जब मैं 12 साल का था तब मेरी दादी माँ मर गई थी और मैं उनकी याद में सारा दिन वायलिन बजाया करता था और मैं वही सेम ट्यून बजाया करता था जो ये बच्चा बजा रहा है। जेड बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि ये जंगल इसे वो सारी बातें याद करा रहा होता है जो इसे तकलीफ देती हैं। अगले ही पल वो बच्चा जेड के आगे आके खड़ा हो जाता है। जब वो अपने पीछे पलटकर देखता है तभी एक डरावना आदमी उसके सामने आके खड़ा हो जाता है जिसके हाथ में खून से भरी हुई खोपड़ी होती है और जेड को कह रहा था अंक हुई। तभी बॉयड जेड को समझाता है कि तुम एक बार वो खून पी के देख लो क्योंकि हो सकता है कि ये खून असली ही ना हो, लेकिन वो बच्चा जेड को ये करने से मना करता है। अब जेड को समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो किसकी बात माने, इसीलिए वो बिना कुछ सोचे समझे उस आदमी से खून का भरा कटोरा लेता है और पी जाता है। तभी जेड को खून की उल्टियां होने
होने लगती है और जब वो पीछे पलट कर देखता है तो उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखाई देता। जेड को लगता है कि शायद बॉयड की बात सच निकली, लेकिन तभी उसे फिर से वही बच्चा दिखाई देने लगता है। वो बच्चा जेड को कहता है कि तुमने मेरी बात ना मान के बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि अब तुम्हारी वो सारी दर्दनाक यादें लौट आएंगी, वो यादें जो तुम याद नहीं करना चाहते। इतना कह के वो बच्चा वहाँ से चला जाता है। फिर जेड जब उसका पीछा करता है तो वो बच्चा उससे मिलता ही नहीं, क्योंकि वो बच्चा जंगल में गायब हो चुका था। दूसरी तरफ जब फातिमा गोलेम बना रही होती है तभी वहाँ पर कैनी मिलने के लिए आता है उससे। फिर फातिमा कैनी से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। जवाब में कैनी उससे कहता है कि मैं बस देखने के लिए आया था कि तुम्हारा गोलेम कितना तैयार हो गया है। तभी कैनी फातिमा से पूछता है कि क्या तुम अपनी पिछली बातों को भुला चुकी हो। फातिमा उससे कहती है कि नहीं, क्योंकि वो एक खौफनाक मंजर था जिसे भुला पाना बहुत मुश्किल है। दूसरे सीन में हम क्रिस्टी को देखते हैं जो मैरियल के वापस ना आने पर बाहर उसे ढूंढने के लिए जाती है। क्रिस्टी एम्बुलेंस के अंदर देखती है कि मैरियल एक कोने में बैठ के पूरी तरह से कांप रही होती है। हैरानगी की बात ये थी कि उस वक्त उसके दोनों हाथ खुले होते हैं और वहाँ कोई हथकड़ी नहीं होती। फिर क्रिस्टी मैरियल से पूछती है कि तुम्हें क्या हो गया, लेकिन मैरियल उसे कुछ भी नहीं बताती और उसे कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्रिस्टी को भी अंदाजा हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, जिसके बाद वो मैरियल को बुलाती है और उससे बात करती है। अगले सीन में हम जेड को देखते हैं जो वायलिन की आवाज का पीछा करते हुए कॉलोनी हाउस पहुंच गया था। जेड वहां पहुंचकर देखता है कि सिर्फ वही बच्चा वायलिन नहीं बजा रहा, बल्कि कॉलोनी हाउस में खड़े हुए और लोग भी वायलिन बजा रहे हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि कॉलोनी हाउस के अंदर विक्टर के डैड हेनरी शराब पी के बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, क्योंकि वो उस तस्वीर को देखने के बाद बहुत ज्यादा सैड हो चुके होते हैं, क्योंकि येलो मैन ने उसकी बीवी को मार के खा लिया था। फिर विक्टर हेनरी को समझाता है कि आप हंगामा मत कीजिए, लेकिन हेनरी शराब के नशे में किसी की भी बात नहीं सुनता। फिर कैनी भी उसे समझाने लगता है, लेकिन हेनरी गुस्से में और नशे की हालत में आसपास की चीजें तोड़ने लग जाता है। इसके बाद कैनी उसे कस के पकड़ लेता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि ईथन डोना के पास आके पूछता है कि अब हम क्या करेंगे। जवाब में डोना उसे कहती है कि आज रात हम यहीं पर ही गुजारेंगे और फिर कल सुबह अपना सामान पैक करके यहाँ से चले जाएंगे। फिर ईथन डोना से कहता है कि जब आप हमारे पास होती हो तो हम सेफ फील करते हैं। ये बात सुनकर डोना को बहुत अच्छा लगता है। अगले सीन में हम जूली और रैंडल को देखते हैं जो रहस्यमय पत्थरों से होते हुए वापस आ चुके होते हैं। जूली रैंडल से कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा डरपोक हो। तभी रैंडल उसे कहता है कि उस समय अगर मैं तुम्हें बाहर नहीं निकालता तो आज तुम जिंदा नहीं होती। लेकिन जूली तो सिर्फ अपने डैड के बारे में सोच रही होती है, इसीलिए उसे इस बात का अंदाजा नहीं होता कि वो जगह कितनी खतरनाक है। वहीं सोफिया बाहर खड़े होकर जूली और रैंडल की बातें सुन रही होती है। दूसरी तरफ क्रिस्टी मैरियल से गुस्से में पूछती है कि तुम्हें आखिर हो क्या किया है। मैरियल भी उसे गुस्से में जवाब देती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ। मैरियल फिर जब वहाँ से गुस्से में बाहर जाती है तो उसकी टक्कर सोफिया से हो जाती है और फिर उसे वही गुफा वाला सीन दोबारा याद आ जाता है जब वो दीवार से बंधी हुई थी। फिर मैरियल प्रेजेंट में होते हुए भी अपने पास्ट में चली जाती है, जिसके बाद उसका शरीर तेजी से कांपने लगता है। अब क्रिस्टी जब मैरियल की यह हालत देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ जेड वायलिन बजाते हुए लोगों को पहचानने की कोशिश कर रहा था। वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये सारे लोग कोई और नहीं बल्कि खुद जेड ही हैं। दरअसल जेड कई सालों से इस जगह पर जन्म ले रहा है और ये सब जेड के ही अलग अलग रूप हैं। अब जेड इन सबको देखते ही समझ जाता है कि ये लोग अपने आप नहीं मरे थे और न ही इन्हें मॉन्स्टर्स ने मारा था, बल्कि इन लोगों को इस टाउन के लोगों ने मारा था। फिर जेड उस बच्चे से पूछता है कि तुम्हें किसने मारा। फिर वो बच्चा उसे कहता है कि मिनोज इन अ शार्पनेट, लेकिन जेड को उस बच्चे की ये बात समझ नहीं आती। फिर वो बच्चा उसे कहता है कि जब लोगों को पता चलेगा कि तुम इस जगह पर बार बार जन्म लेते हो और यहाँ से निकलने का कोई रास्ता भी नहीं है और जो बच्चे हैं वो सिर्फ तुम्हें ही दिखते हैं, इसीलिए वो सारे लोग तुम्हें फिर से मार डालेंगे। फिर जेड उससे पूछता है कि मैं ये सब कुछ कैसे रोकूं और क्या हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। इस बात के जवाब में वो बच्चा कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। बॉयड को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या चल रहा है, क्योंकि उसको कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था, ना ही वो बच्चा और ना ही कोई और। उसकी नजरों में तो जेड खुद से ही बात कर रहा था। फिर बॉयड और जेड कॉलोनी हाउस के अंदर आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैनी और विक्टर मिलकर हेनरी को ऊपर लेके जाते हैं और उसको शांत करने की कोशिश करते हैं। विक्टर कैनी से कहता है कि मैं अपने पापा का ख्याल रखूंगा, इसीलिए कैनी टेंशन फ्री होकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ बॉयड और जेड जब आपस में बात कर रहे थे तभी जेड को फिर से वही बच्चा दिखाई देता है, जिसके बाद जेड फिर से उस बच्चे के पीछे पीछे जाने लगता है। वो बच्चा एक जगह पे जाके रुक जाता है। फिर वो जेड से कहता है कि अगर तुमने सच्चाई को ढूंढना है तो तुम्हें पहले ये रास्ता क्लियर करना होगा। फिर जेड उस जगह को देखता है जहाँ पे ढेर सारा सामान रखा हुआ था। फिर जेड और बॉयड मिलकर उस सारे सामान को हटाते हैं और उनको उस सामान के पीछे एक सीक्रेट डोर नजर आता है, जिसका मतलब ये था कि वो बच्चा झूठ नहीं बोल रहा
रहा था। दूसरी तरफ क्रिस्टी मैरियल से पूछती है कि तुम्हें क्या हो गया है। फिर मैरियल उसे बताती है कि मैंने रेडियो पे लोगों की चीखने की आवाजें सुनी थी, वो लोग जो मॉन्स्टर्स को देखकर चीख रहे होते हैं, और फिर मॉन्स्टर्स ने उनको तड़पा तड़पा के मार दिया। फिर क्रिस्टी मैरियल को काम डाउन करवाते हुए कहती है कि यहाँ पर पहले भी इस किस्म की हरकतें हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी मैरियल को ये सब कुछ थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि आज से पहले इसने कभी भी ऐसा महसूस नहीं किया था। फिर मैरियल क्रिस्टी से कहती है कि अगर हम मर भी गए तो भी हम इस जगह पे फंसे रहेंगे, क्योंकि यहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। और इतना कहकर मैरियल वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम टबिता, डोना, एलिस और बाकी सारे लोगों को देखते हैं जो उस जंगल में बने घर में आराम से सो रहे होते हैं। तभी डोना एलिस को बताती है कि बॉयड ईथन को छोटा प्रोफेसर कहता है, क्योंकि वो हर वक्त सवाल जवाब ही कर रहा होता है। जिस समय ये लोग बातें कर रहे होते हैं तभी अचानक से बाहर से कुछ आवाजें आने लगती हैं। टबिता उन आवाजों को सुनकर चौंक जाती है, क्योंकि उसने ये पहले भी सुनी हुई थी। तभी डोना टबिता से पूछती है कि तुमने ये आवाजें कहाँ सुनी थी। जवाब में टबिता उसे कहती है कि बचपन में मैं स्केयर क्रोस जैसी डॉल्स के साथ खेला करती थी, लेकिन फिर एक दिन एक आदमी ने मेरी उन डॉल्स को लेकर लेक में फेंक दिया था, क्योंकि मुझे उन डॉल्स की वजह से बुरे सपने आते थे। लेकिन कुछ समय बाद वो आदमी मर गया और तब से लेके आज तक मुझे उसी आदमी के बुरे सपने दिखाई देते हैं। तभी अचानक से एक स्केयर क्रो उनकी झोपड़ी के अंदर घुसकर आ जाता है और फिर वो रॉजर का गला पकड़ लेता है। ये वही रॉजर होता है जो डोना को पहले मना कर रहा था कि इन स्केयर क्रोस को इस दरिया से बाहर ना निकालो। फिर टबिता और बाकी लोग घबरा कर वहाँ से भाग जाते हैं। उनमें से एक लेडी जिसका नाम पैटी होता है वो जंगल में जाके कहीं छुप जाती है। तभी वो स्केयर क्रो रॉजर के मुंह में हाथ डालकर उसको मार देता है। वहीं दूसरी तरफ एक और स्केयर क्रो पैटी को पकड़ लेता है और फिर उसको जलाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर एलिस आ जाता है और पैटी को बचा लेता है। वहीं दूसरी तरफ डोना और टबिता भी जंगल में छुप जाते हैं, लेकिन तभी एक स्केयर क्रो डोना के पीछे आ जाता है और उसका गला दबाने लगता है। फिर डोना दर्द के मारे तड़पने लगती है। फिर टबिता एक डंडा लेकर आके उस स्केयर क्रो की कमर के पीछे घुसा देती है और उसको मार डालती है। ये सीन इतना ज्यादा खौफनाक होता है कि इसे देखकर किसी भी आम इंसान की रूह कांप जाए। फिर सभी स्केयर क्रोस को मारने के बाद डोना, टबिता और एलिस चैन की सांस लेते हैं। दूसरी तरफ बॉयड और जेड जब वो दरवाजा खोलते हैं तभी सामने उन्हें एक अंडरग्राउंड टनल दिखाई देता है और वहाँ पे हर जगह लालटेन जली होती है और उनसे निकली हुई रोशनी के बीच वहाँ पर एक रास्ता भी था। तभी जेड को वहाँ पर एक बड़ी सी मकड़ी दिखाई देती है, जिसके बाद वो बॉयड को आवाज लगाता है, लेकिन बॉयड वहाँ से गायब हो चुका था। फिर जेड अकेला ही वहाँ आगे बढ़ने के बारे में सोचता है। वहीं आगे जाते समय उसे खुद भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर जा कहाँ रहा है। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से बॉयड पीछे से आ जाता है और उसे डरा देता है। बॉयड जेड को कहता है कि हमें यहाँ से वापस जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। फिर जेड बॉयड की ये बात सुनकर उसके पीछे चलने लगता है, लेकिन तभी उसे फिर से वही बच्चा दिखाई देता है जो जेड को एक खास जगह पर ले जाना चाहता था। फिर जेड उस बच्चे के पीछे पीछे चला जाता है और वो बच्चा उसे उस जगह पे ले आता है जहाँ पर वो 7 रहस्यमय बच्चे मारे गए थे। अब जेड को समझ में नहीं आता कि वो बच्चा उसे यहाँ पर क्यों लेकर आया है, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर वही सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और फिर उसको जिंदा एक ताबूत के अंदर बंद कर देते हैं। जेड खुद को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो अपने आप को नहीं बचा पाता। वो लोग उसे उस डरावने ताबूत में बंद कर देते हैं। तभी वहाँ पर उसे एक डरावना बच्चा दिखाई देता है जो बार बार एक ही वर्ड बोल रहा था, अंकुही। फिर जेड जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इसके बाद बॉयड उसे उठा देता है। अब जैसे उसकी आँख खुलती है तो वो अपने आप को उसी खिड़की के पास बैठा हुआ पाता है। फिर वो बॉयड से पूछता है कि मैं यहाँ पर कैसे पहुँचा। फिर बॉयड उसे बताता है कि तुम यहाँ से कहीं नहीं गए थे, तुम कई घंटों से यहीं पर ही बैठे हो। ये बात सुनकर जेड हैरान रह जाता है। अब जेड समझ जाता है कि वो सपना इस जगह का इशारा था, जिसका मतलब ये था कि वो लोग उन मरे हुए बच्चों को ढूंढ सकते हैं और फिर यहाँ से निकल सकते हैं। और यहीं पर ही फ्रॉम सीजन 4 के एपिसोड 5 का एंड होता है। जेड के दिमाग में क्या चल रहा है और वो बच्चा क्या सच में जेड के पास आया था, यही सारे राज अब खुलेंगे अगले एपिसोड में। तो दोस्तों, आपको ये मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताइएगा और इसके पिछले एपिसोड्स के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, जाके जरूर देख लीजिएगा। मिलते हैं अगली एपिसोड के साथ। दिस इज एक्सप्लेनर पॉइंट।